नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट का पुराना पेपर लेंगे और उसमें बाल विकास सेक्शन में जो प्रश्न आए हुए थे उनका डिस्कशन करेंगे। आप सभी साथी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। तो क्वेश्चन लेना आरंभ करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन है, मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, दूसरा ऑप्शन है स्थानिक, तीसरा ऑप्शन है अंतराव्यक्तित्व और चौथा ऑप्शन है शारीरिक गतिक। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो मूर्तिकार होते हैं उनमें स्थानिक बुद्धि होती है, उनमें एरिया या जगह की अच्छी ज्ञान अच्छी समझ होती है और अच्छे से वो जगह का उपयोग कर पाते हैं। इसके अलावा जो पायलट हैं, चित्रकार हैं या जो आर्किटेक्ट होते हैं वो सब में स्थानिक बुद्धि बहुत होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रक्षेपण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम जो अंतर्दैर्ध्य विधि और क्रॉस अनुभागीय विधि है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो क्रॉस अनुभागीय विकास की विधि है इसमें क्या होता है, अवलोकन अध्ययन के रूप में इस विधि को जाना जाता है। ये एक अवलोकन अध्ययन ऑब्जर्वेशनल स्टडी वाली विधि है। इस प्रकार के अध्ययन में बहुत सारे लोगों पर एक साथ एक टाइम पर अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उनमें से संबंधित डाटा को संग्राहित रूप से एकत्रित किया जाता है और ये होती है क्रॉस अनुभागीय विधि। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कक्षा में कोई जो है ना मनोवैज्ञानी ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो 8 वर्ष से कम की आयु के बच्चे का करेगा एक ही साथ में, और 12 से अधिक बच्चे की जो आयु है उसका अध्ययन एक साथ कर रहा है, तो वो 2 लोगों का अध्ययन एक साथ कर रहा है। अब क्या है, जो अनुदैर्ध्य विधि है उसमें क्या होता है, यह भी क्रॉस अनुभागीय विधि की तरह इसको भी अवलोकन अध्ययन के रूप में जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के रूप में जाना जाता है। इसमें डाटा को एक नमूने से बार बार विस्तारित अवधि में एकत्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही नमूना होता है, एक ही जो है ना एक्सपेरिमेंट जिस पर हो रहा है वो एक ही होता है और इसमें लॉन्ग टाइम तक लंबे समय तक उस पर ही जो है ना ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन कुछ वर्षों से लेकर कुछ दशकों तक भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चे का 8 वर्ष के बच्चे का देख रहे थे और एक 12 का। इसमें क्या होता है अनुदैर्ध्य में कि जो 8 साल से लेके 12 साल तक एक ही बच्चे का जो है ना ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक परिवर्तनशील अवधि के लिए एक जो समान व्यक्ति है उसका प्रक्षेपण और मापन का अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है अनुदैर्ध्य विधि में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों को निम्न में मदद मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं। अन्य छात्रों के समझ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में, दूसरा ऑप्शन परीक्षा पास करना, तीसरा ऑप्शन पुरस्कार जीतना और चौथा ऑप्शन है अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। जब बच्चे सफल होते हैं स्टडी में तो उनमें आत्मविश्वास की फीलिंग आती है, वो अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ वो पढ़ाई में अच्छे हैं और आगे भी अच्छे से वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उनमें आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस जगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खालिस्तान होते हैं। तो जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें जो अधिकतर बच्चे हैं वो स्व केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं
वो अपने आप से बात करते हैं, अपने कार्यों को वो निर्देशित करते हैं। और छोटे बच्चों में एक खासियत होती है, वो चाहते हैं कि सब उनके साथ खेलें, उनको अटेंशन दें, उनसे बातें करें, ये सब वो चाहते हैं। तो इस समय जो बच्चे होते हैं वो स्व केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से मैस्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया है? तो जो अब्राहम मैस्लो हैं, उन्होंने आवश्यकताओं की एक हायरार्की दी है। इस हायरार्की को देखिए आप, ये हायरार्की उन्होंने दी थी यहाँ पर आवश्यकता की। तो ये एक पिरामिड के आकार में होती है, जिसमें सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। इसमें क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें आती हैं जो बेसिक नीड होती है एक इंसान के लिए। उसके बाद जब आपको एक बार खाना मिल गया, ये सब चीज़ें मिल गई, तो अब आती है आपकी सुरक्षा की नीड, कि आज आपको खाना मिल गया, क्या पता कल ना मिले, तो ये सुरक्षा की नीड जरूरी होती है। इसमें आपकी नौकरी वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद क्या होता है? प्यार और अपनापन की आवश्यकताएं। अब क्या है, इस जो स्टेज में है बच्चा, वो शादी करता है और रिलेशनशिप वगैरह में आता है, तो अब उसको प्यार की ज़रूरत पड़ती है। अब वो प्यार पा लिया, इसके बाद जॉब भी मिल गई, अब क्या होता है? अब उसके लिए आवश्यकता होती है कि सम्मान मिले। अब उसे जो समाज है उससे वो सम्मान दे उसे, तो अब वो तैयारी करता है, कलेक्टर बनता है, सीएम बनता है, पीएम बनता है। अब फिर क्या होता है कि एक लास्ट स्टेज होती है आत्मबोध की आवश्यकता। इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पहचानता है कि वो आखिर में क्या कर सकता है, कितना उसमें पोटेंशियल था। अगर कोई व्यक्ति पीएम बना, सीएम बना है, तो अब वो चाहता था कि उसके पास पोटेंशियल था कि वो पीएम भी बन सकता था। तो लास्ट में जो है ना, सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आत्मबोध की आवश्यकता है, इस स्थिति तक, इस स्तर तक बहुत कम लोग अपनी जो आत्मबोध है उसको पहचान पाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्तर यहाँ पर मैस्लो ने बताए हैं। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 5 स्तर बताए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, एक बाहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करें। दूसरा ऑप्शन, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करें। तीसरा ऑप्शन है अधिक चिंतन और कम बातचीत करे। और चौथा ऑप्शन, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। अगर कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो वो तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा, लोगों से बात करना पसंद करेगा, खेलना पसंद करेगा, एक जगह बैठना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द से निम्न से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यूनानी, लैटिन और जर्मन। तो जो पर्सनालिटी शब्द है वो पर्सोना से आया है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, और ये जो शब्द है पर्सोना वो लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के बारे में मैं पहले ही अपने थ्योरी के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। थ्योरी के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों में से मूल्यांकन के परिणाम खाली स्थान है। ऑप्शन देख लेते हैं। सरल, विवादास्पद, व्यर्थ, वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पर जो अनुमानी परीक्षण हैं उनको हम प्रक्षेपण परीक्षण भी कहते हैं। इस तरह के परीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति के सामने कोई चित्र दिखाया जाता है और उसमें वो चित्र में क्या दिख रहा है वो उसकी व्याख्या करने के लिए, उसके कहानी के लिए, बोलने के लिए बोला जाता है कि उसको वहाँ पर क्या दिख रहा है। और इसी टाइप से अलग अलग टास्क रहते हैं और व्यक्ति अपनी जो फीलिंग्स हैं, अंदर की भावनाएं हैं, वो बताता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो सब चीज़ों को देखता है और उसमें कहीं ना कहीं विचार भी सम्माहित हो जाते हैं। इसलिए ये जो थ्योरी है, जो मूल्यांकन है, वो विवादास्पद हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण है? ये एक टाइप की बीमारी है। इसमें बच्चे को हमेशा लगा रहता है कि उसको चोट लग जाएगी, उसको चोट लग जाएगी। तो ये एक विकार होता है। इस विकार को हम कहते हैं चिंता विकार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्वालीनता में क्या होता है कि बच्चा सोशल नहीं हो पाता, सामाजिक नहीं हो पाता है,
और जो जो ध्यान अभाव अति सक्रियता में क्या होता है कि जो बच्चा है उसका अटेंशन बहुत कम रहता है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, यहाँ वहाँ चलता फिरता रहता है और उछलता कूदता फिरता रहता है। और जो अधिगम अक्षमता है इसमें जो कोई व्यक्ति लिख नहीं पाता, कोई अच्छे से देख नहीं पाता चीज़ों को, तो इस टाइप की डिसेबिलिटी आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। शरीर, द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव और अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो शरीर द्रव्यमान है वो संभवतः अधिगम को प्रभावित नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता कि हम मेरा शरीर कम हो रहा है तो मेरा अधिगम पर प्रभाव पड़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करती है। अनुभव जो है ना, हमारे एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं कोई काम करने या अधिगम करने में। और अभिप्रेरणा और मोटिवेशन भी हमें प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है। ऑप्शन देख लेते हैं। वाक्यपूर्ण परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है NEO-FFI, तीसरा ऑप्शन है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली और चौथा ऑप्शन है नियंत्रण का ठिकाना, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं थ्योरी के वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो ज़रूर देख लें। जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ बाल विकास के ऊपर, तो आपको वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक योग्यता परीक्षा में से किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान खाली स्थान है। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, योग्यता परीक्षा है, उससे किसी जो व्यक्ति के भविष्य की जो है ना, वो हम एक टाइप से पॉसिबिलिटी पता करते हैं। कोई जो टेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी टेस्ट कर रही है या फिर जो एम्प्लॉय को भर्ती कर रही है HR में, वो टेस्ट करते हैं कि जो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे से काम करेगा, उसकी योग्यताओं के बारे में पता करने की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणों से सामान्यकरण की ओर बढ़ना। तो मतलब जैसे कि उदाहरण दिया आपने पहले, सबसे पहले कि ये 1 2 3, इसके बाद आपने नियम बताया है ना। तो ये है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ना। और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर किस में बढ़ते हैं हम? आगमनात्मक में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदुरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है। तो परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। तीसरा ऑप्शन है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है। चौथा ऑप्शन है, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो नियतवाद के अंदर बंदुरा ने बताया है कि जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो गया और उसके संबंधित जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो परिवेश है और उसका व्यवहार, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पुनरुत्पादन। यहाँ पर ये रू है, पुनरुत्पादन विधि द्वारा स्मृति का मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी चीज़ें कितने अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर पाता है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर जो लिंग के आधार पर जो नकारात्मक दृष्टिकोण बताया गया है वो बताया जाता है लिंग भेद में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, कि जो महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, महिलाओं को कम मिलेगी, तो ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। अब जो नकल कर रहा है उसको कोई देख नहीं सकता, तो वो ऐसी नकल क्या कहलाएगी? अदृश्य नकल कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी की आनुवंशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है। तो जो आनुवंशिकता है वो गर्भधारण के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ना आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। परामर्श में खालिस्तान शामिल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, ये ठीक लग रहा है। केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना, ये ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं है। केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, ये भी सही नहीं है इतना ज़्यादा। ज़रूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाला विद्यालय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन वी, क्योंकि परामर्श में जो परामर्श है, काउंसलिंग है, उसमें क्या होता है कि जो परामर्शदाता है और जो व्यक्ति है जो परामर्श ले रहा है उनके बीच जो विचारों का है ना आदान प्रदान होता है और परामर्शदाता जो व्यक्ति है उसको परामर्श देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं परामर्श कितने प्रकार के होते हैं। परामर्श बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्देशात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शक ही संपूर्ण प्रक्रिया का निर्णायक होता है। जो है ना मेन फोकस होता है ना वो परामर्शक होता है, जो परामर्श कर रहा है वो मेन फोकस में रहता है। जो प्रत्याशी हैं वो परामर्शदाता के आदेश के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं और इसे कभी कभी आदेशात्मक परामर्श भी कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी जनक कौन है? विलियमसन। तो ये नाम भी याद रखें, विलियमसन। तो यहाँ पर ये हो गई निर्देशात्मक परामर्श की बात। अब हम देख लेते हैं अनिर्देशात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में जो प्रत्याशी है, जो दिखाने आया है, जो परामर्श लेने आया है, का विशेष महत्व होता है। इसमें वह अपनी समस्या प्रस्तुत करने के साथ समस्या के समाधान की प्रक्रिया में बिना किसी शंका या संकोच के परामर्शक से राय मांगता है। और इसमें जो सेवार्थी या प्रत्याशी या जो व्यक्ति परामर्श लेने आया है वो फोकस पर रहता है, वो केंद्र पर रहता है। और इसके जनक कौन है? कार्ल रॉजर्स। तो इनका भी आप नाम याद रखें, जो जनक है उनका तीनों का नाम आप याद रखें। और अगला है समन्वयित परामर्श। इसमें क्या होता है? परामर्शक वो ना अति सक्रिय रहता है और ना अति उदासीन, इसमें दोनों तरफ से चलता है कन्वर्सेशन। और इसमें उनकी भूमिका जो मधुरता है उसकी और मुलायमता उसकी भूमिका अधिक रहती है। और जनक कौन है? अर्नोल्ड। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर तीनों टाइप के परामर्श यहाँ पर देख लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण खालिस्तान डोमेन से संबंधित है। तो जो लोकोमोटिव दिव्यांगता वाले व्यक्ति होते हैं वो अपना जो शरीर का मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जैसे उनके पाँव में कुछ खराब होते हैं या फिर हाथ वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो साइकोमोटर डोमेन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आंसर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो एल्बर्ट बैंडुरा ने यहाँ पर प्रस्तावित की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी थ्योरी के अनुसार क्या था कि कोई एक जो मॉडल होता है जिसको एक कोई पर्सन मानता है या कोई बालक मानता है और उसके हिसाब से वो नकल करता है।
तो और उस हिसाब से वो चीज़ों को सीखता है, कोई किसी को देख के या सामाजिक रूप से चीज़ों को सीखता है। तो इस टाइप की ये सिद्धांत है ना अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को खाली स्थान छात्रों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए निर्भर, दूसरा ऑप्शन अलग थलग, तीसरा ऑप्शन आभासी और चौथा ऑप्शन सामाजिक। तो जो सामाजिक रूप से जो अलग थलग छात्र हैं या अपरिपक्व छात्र हैं, उनको हम जो है ना वो एक टाइप से वो अपने पेरेंट्स या किसी व्यक्ति पर वो निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वो अब सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर्सन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अन्य लोगों से खाली स्थान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किस आधार पर, किस तरह से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है? वो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स या फीडबैक के द्वारा हम जो है ना सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दूसरे लोगों से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बुद्धि है बुद्धिमत्ता है। ऑप्शन पे यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता और चौथा ऑप्शन है अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो इस क्वेश्चन की जो हम बात करें तो जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जो जटिल समस्या हैं और उनके विचारों की करने की क्षमता है उसको बताती है। आध्यात्मिक बुद्धि जीवन क्या है इसके बारे में जो है ना बुद्धिमत्ता यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, अब देख लेते हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एक प्रक्रिया है जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसमें क्या होता है, स्टूडेंट की कमी का पता लगता है और टीचर स्टूडेंट की कमियों को दूर करने के लिए अपने शिक्षण में सुधार करता है। ये मुख्य उद्देश्य होता है रचनात्मक मूल्यांकन का। तो इसमें कोई जो है ना आदर्श धारणा, वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। मानक दंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो जो मानदंड के हिसाब से कुछ तय नहीं होता है, इसमें सिर्फ अधिगम को देखा जाता है कि जो बच्चा है उसके कहाँ कमी आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोगी नहीं, इसमें सिर्फ बच्चे की कमी देखी जाती है कि बच्चा कहाँ कमी हो रही है और कैसे उसमें सुधारा जाए, जिससे जो आखिर में जो सेशन के अंत में जो रिजल्ट आए वो अच्छा आए और अच्छा परिणाम रहे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। शिक्षक के लिए अल्पतर लाभदायक, क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण और दोषों को जानने में मदद नहीं करता, ये जबकि गुण दोषों को जानने में मदद करता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक के रोल में रहता है। वो बच्चे का मार्गदर्शन करता है कि वो क्या करे, किस टाइप से करे। ऐसा नहीं होता है कि वो उसको प्रशिक्षक की तरह कर सकता है, इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करता है। उसको सिर्फ मार्ग को प्रशस्त करता है कि वो कैसे अच्छे से काम कर सकता है और वो उन्हें चीज़ें उपलब्ध कराता है जिससे वो खुद ग्रो कर पाएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि अगर बच्चे के साथ वाले जो सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, उनका मूल्यांकन होगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा छात्र अपने काम का एक दूसरे पर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। जो है ना जो उसके सहपाठी हैं अगर वो अच्छे होंगे तो जो सहपाठी जो बच्चा है उस पर भी उसका अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि बच्चा अक्सर अपने जो सहपाठी हैं
उनके साथ वार्तालाप करता है, प्रतिक्रिया करता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो अगर सहपाठियों का अच्छे से मूल्यांकन होगा तो इससे जो छात्र है उसको काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेबियोन, पेलहम, मानोस, गेने एट ऑल 2004 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता, गुणधर्मों का विनाश और ज्ञान अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने के का एक प्रभावी साधन निम्न है। तो जो साधन है उसको हम कहते हैं सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में से टाइम आउट। तो इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टाइम आउट होता है। इसमें एक बच्चे को क्लास में से थोड़ी देर अलग कर दिया जाता है, 5 मिनट या 10 मिनट उसको या 15 मिनट छुट्टी दे दी जाती है, जिससे बच्चा समझता है कि उसे अलग कर दिया गया है क्लास से और उसकी जो ये आक्रामकता है वो कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा के खालिस्तान नियम के कारण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन में विविधता, तीसरा ऑप्शन है प्रभुत्व और चौथा ऑप्शन है प्रतिपमान। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विविधता के नियम के कारण ये जो माता पिता हैं और बच्चे हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। तो जो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता सिद्धांत है उसमें जो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स का जो पोजीशन होती है उस पर समस्या समाधान करना शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बाल विकास के 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लें। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और जो नए साथी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।